नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूरे संसार में, हर एक घर में, हर एक परिवार में यही विडंबना है कि हमारा जीवन बेहतर क्यों नहीं है, हम दूसरों से बेहतर क्यों नहीं है, हम सेटल क्यों नहीं है। लेकिन इस सभी बातों के पीछे हम सभी कारणभूत हैं। वो कारणभूत कैसे? आधे कारणभूत हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, और आधे कारणभूत हम माता पिता स्वयं हैं। वो कैसे? यही कि पहले तो हम बड़ों को ही यही सोचना होगा कि जो है अभी है और हमें अभी करना है। समय की कीमत, आज का ये हमारा टॉपिक ही यही है कि समय की कीमत। पहले हम स्वयं जान लें कि समय की कीमत क्या है, तो फिर हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि समय की कीमत क्या है। जो आज है अभी है, और फिर कल जब आएगा तब आपके हाथ में रोने के बजाय कोई बात नहीं बचेगी। एक बार जो समय बीत जाता है फिर वो वापस नहीं आता, लेकिन जो बीता हुआ समय है, उस बीते हुए समय को जो हमने ऐसे ही बिता दिया है बिना कुछ किए हुए, वो बीता हुआ बिना वजह का बिगाड़ा हुआ वेस्ट किया हुआ समय आने वाले हर एक समय पे प्रभाव डालेगा। तो उसी बात को हमें खुद समझना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए, ताकि वो बेहतर बन सके। और उन्हें बेहतर बनाने के लिए पहले हमारी सोच बेहतर होनी पड़ेगी, तभी तो बच्चे हमसे सीखेंगे। हम स्वयं टाइम के पाबंद बने तभी बच्चे हमारे टाइम के पाबंद बनेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि समय की कीमत जो है वो अभी है, तभी वो बच्चे सोच पाएंगे और समझ पाएंगे और हम एक नई पीढ़ी की रचना कर पाएंगे। हाँ, आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को यदि हमारी चैनल और टॉपिक अच्छे लग रहे हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत तक इस उपाय में आप बने रहें। अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी और जिससे आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकते हैं। आपको यदि ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी कोई भी बात की निराकरण आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। समय की यही विडंबना है कि वो एक बार चला जाता है फिर वापस नहीं आता है, लेकिन उसकी कीमत जानना अति आवश्यक है। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बता दूँ। एक गांव था, गांव में एक किसान था। किसान के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों में कोई ना कोई समस्याएं चलती ही रहती थी। इसलिए किसान ने सोचा कि इसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ही उसका पिता हूँ। यदि मैं इसके भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा तो वो तो स्वयं बच्चे हैं, उसे कैसे पता चलेगा कि कल का भविष्य कैसा होगा। लेकिन मुझे पता है, मैंने अपने जीवन को जिया है, मैंने अपने जीवन के कष्टों को सहा है। मैंने देखा है कि कुटुंब में, समाज में, जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और क्या क्या मनुष्य को करना पड़ता है, क्योंकि मैं वो सबसे गुजर चुका हूँ। इसलिए मेरे इन बच्चों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सत्य हकीकत में पहले से जानता हूँ। और जब वो मेरे जितने मेरी उम्र के होंगे तब वो यही सोचे कि हमें कुछ पता नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे ही अपने बच्चों के प्रति कुछ करना पड़ेगा। पूरे दिन पूरी रात किसान ने सोचा और फिर दूसरे दिन अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, दोनों के हाथ में एक एक घड़ी दी और कहा, आज से तुम दोनों इस घर से चले जाओ और आज से जाने के बाद तुम दोनों को 7 साल के बाद वापस आना है। और ये घड़ी मैं दे रहा हूँ, उसी में तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, उसी में मैं तुम्हें राय दे रहा हूँ, उसी में मैं तुम्हें उपाय दे रहा हूँ, और इसी संकेत के साथ तुम इसमें से सब कुछ जान लोगे। इस घड़ी में से अपने दिमाग को चलाओ, अपनी सोच को खोलो और अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दो
और इसी सोच की शुरुआत इस घड़ी से करना। ऐसा कह के दोनों बेटों के हाथ में घड़ी देके किसान ने दोनों बेटों को अपने घर से निकाल दिया और कह दिया 7 साल के बाद इसी दिन इसी घड़ी को वापस लेके मेरे पास आना। दोनों को भेज दिया और किसान सोचने लगा कि अब कौन क्या करेगा यही मुझे देखना है। किसान जब दोनों के हाथ में घड़ी दी तभी से सोचने लगा कि अब मेरे बच्चे क्या करेंगे यही मुझे देखना है। समय गुजरता गया और 7 साल बीत गए, वो दिन भी आ गया और उस दिन की प्रतीक्षा बच्चों से ज़्यादा उसके पिता को थी। किसान राह देख के बैठा था कि कब मेरे दोनों बच्चे आए। दोनों तरफ से उसकी सोच चल रही थी, क्या किया होगा, 7 साल में क्या हुआ होगा। चिंता भी थी, खुशी भी थी और प्रश्न भी कितने सारे थे, लेकिन किसान राह देख के बैठा था। और दोपहर का समय हुआ तब तक दोनों बच्चे आ गए। तो जो बड़ा बेटा था वो चल के आया और साधारण स्थिति में ही जैसा गया था वैसा ही साधारण स्थिति में वापस आया और चल के आया घड़ी लेके। और जो छोटा बेटा था वो बहुत बड़ी गाड़ी में आया, उसके साथ कितने सारे उसके बॉडीगार्ड थे, 2-3 नौकर थे और वापस घड़ी लेके आया। ये देख के किसान को भी आश्चर्य हो गया और बड़ा बेटा देखता ही रह गया कि हम दोनों घर से एक ही साथ निकले थे, तो फिर क्या हुआ, ये ऐसा हो गया। किसान ने भी दोनों से पहले मिला, दोनों की तबीयत खबर पूछी और फिर दोनों से पूछा कि किसने क्या किया। पहले बड़े बेटे को बोला तुम बड़े हो तो तुम पहले बताओ तुमने क्या किया। तो बड़े बेटे ने कहा कि आपने मुझे घड़ी दी थी और कहा था कि 7 साल के बाद में वापस आना। इस घड़ी में ही मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, क्या करना है, ऐसा कुछ आपने कुछ कहा नहीं था। इसलिए मैंने ये घड़ी लेके मैं यहाँ से थोड़े 2-3 गांव आगे गया और वहाँ एक साधारण सा मुझे काम मिल गया। वहाँ मैं काम करता था और मेरा अपना खाने पीने का गुजारा अच्छे से हो जाता था। तो मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी ही मेहनत करता था और बाकी के समय में मैंने बड़ी मज़े से, बड़ी खुशी से सोने का काम किया। मैं जब मुझे ज़रूरत हो तभी मैं उठता था और तभी मैं काम करने मजदूरी पे जाता था और उतने पैसे मिल जाए तो आराम से मेरे 8-10 दिन निकल जाते थे। तो फिर मैं 8-10 दिन आराम करता था। मैंने 7 साल यही किया। किसान को पता चल गया कि वो तो तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया है कि तुमने 7 साल में क्या किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब छोटे बेटे से पूछा कि तुम्हें भी मैंने घड़ी दी थी और तुम यहाँ से जाके तुमने क्या किया। तो पहले तो छोटे बेटे ने अपने पिता का धन्यवाद किया कि आपने बहुत ही मेरे ऊपर उपकार किया है कि पहले आपने मुझे अपने से अलग कर दिया। यदि आप मुझे पिताजी अपने से अलग नहीं करते तो मैं आपकी छत्र छाया के अंदर ही रहता और ऐसा कभी सोच ही नहीं पाता कि मैं स्वयं भी खुद में अपने आप एक इंसान हूँ। मुझे भी अपने पिता की तरह कुछ बनना है। मेरे पिता ने जो जीवन जिया है उससे बेहतर मुझे करना है, लेकिन जब तक मैं आपके पास रहता, आपकी छत्र छाया में रहता, तो आप मुझे सुख सुविधा से संपूर्ण रखते और मैं अपने लिए कुछ ना ही सोचता, कुछ ना ही करता और मैं आपके पास, आपकी स्थिति में ही आपके पास पड़ा रहता। मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता और आपके पास होता तो मुझे कठिनाइयाँ भी नहीं होती, क्योंकि आप थे। हर एक माता पिता अपने बच्चों को सहूलियत ही देते हैं, लेकिन वही सहूलियत उसके लिए नर्क का द्वार खोल देती है, उसे निकम्मा, निठल्ला, निखट्टू बना देती है। तो आपका पहला सबसे बड़ा उपकार ही मुझ पे यही है कि आपने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, कि जबकि मुझे पता चले कि मैं स्वयं क्या हूँ, मुझे खुद क्या करना है, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य पाना है। ये सारी सोच मुझे तभी आई जब मैं आपसे अलग हुआ। आपसे अलग होने के बाद में जब यहाँ से गया तो पैदल चलते 2-3 गांव मुझे चला तो फिर मैं थक गया था। थोड़े दिन विश्राम किया और वहाँ पे एक शेड के वहाँ पे जो फैक्ट्री थी उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत और लगन से मैंने 2 साल तक वहाँ पे मजदूरी की
और मजदूरी करने के बाद दिन रात देखे बिना ही मैंने उसकी फैक्ट्री में मजदूरी की और सारा का सारा काम सीख लिया। और जो सारा का सारा काम सीखा था उसी से मैंने वो जो मशीन की फैक्ट्री थी उसमें से मैंने जो मशीन बनाना शुरू किया था उसमें नई सोच और कुछ नया परिवर्तन करके मैंने भी अपने वो जो 2 साल मेहनत के जो पैसे थे उससे मैंने अपना ही खुद छोटा सा काम करना शुरू कर दिया। छोटी सी फैक्ट्री लगा दी और अपने आप खुद ही बनाता था। धीरे धीरे मैंने उसमें नए परिवर्तन किए थे, नए मशीन बनाए थे, तो लोगों में उस मेरी मशीन की वजह से ज़्यादा सहूलियत हो गई थी, ज़्यादा काम मिलता था, ज़्यादा अच्छा काम होता था। इसीलिए लोगों ने मेरे मशीन खरीदना शुरू कर दिए। धीरे धीरे मेरे मशीन बिकने लगे, उससे मैंने लोगों को ज़्यादा अपने घर पे काम करने के लिए रखने लगा और धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया। मैंने दिन रात तक मेहनत करते 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 ऐसा करते करते मैंने 5 साल बिता दिए। तब मेरी फैक्ट्री लग भी गई थी और सेटल भी हो गई थी। और फिर मैंने उसे बेचने का तरीका देखा कि लोगों के बीच कैसे भेजूं। तो फिर वो मैंने सीखा और वो फैलाया। ऐसा करते करते 1 साल हो गया, तो फिर 6 साल में मुझे बनाना भी आ गया और बिकना बेचना भी मुझे अच्छे से आ गया। और फिर अब हमारे गांव के पास जो बड़ा शहर है उसमें जो बड़ी वाली फैक्ट्री का जो सबसे बड़ा नाम है वो मेरी फैक्ट्री का ही है। इसी तरह मेरे 7 साल ख़त्म हो गए और आपने जो मुझे घड़ी दी थी उसी से मुझे पता चला कि आपने जो घड़ी दी थी उसी में आपने कहा था कि मैं इसमें ही सब कुछ तुम्हें कह रहा हूँ। तो उसी से मुझे पता चला कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे हाथ में जो घड़ी दे रहा हूँ उसका एक एक पल बीत रहा है, उसे ज़ाया मत करना। आपने मुझे अवधि भी दे दी थी 7 साल की। 7 साल का एक एक पल एक एक क्षण मुझे पता था कि मुझे कैसे बिताना है, मुझे ज़ाया नहीं करना है। और लक्ष्य तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं यहाँ से गया हूँ तो मुझे बेटर अच्छा मेरे पिता के जीवन से मुझे अच्छा जीवन बना के आना है 7 साल में। इसलिए 7 साल में आपकी दी हुई घड़ी ने ही मुझे पल पल याद दिलाया है कि मुझे इस पल पल का अच्छे से उपयोग करना है। जब ये बात छोटे बेटे ने बताई तब उस किसान के आंखों में खुशी के आंसू हो गए और हंस के उसने अपने छोटे बेटे को गले लगा लिया। तब बड़ा बेटा देखता रह गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन बड़े बेटे की आंख में जो आंसू थे वो पश्चाताप के थे, दुख के थे, पीड़ा के थे कि मैंने 7 साल में कुछ भी नहीं किया। तब छोटे बेटे ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा देता हूँ। तब बड़ा बेटा छोटे बेटे की फैक्ट्री काम करने के लिए लग गया। छोटे बेटे ने बड़े बेटे को अपनी फैक्ट्री में काम पे रखवा के अपने यहाँ काम लगा दिया। लेकिन बड़े बेटे ने अपने जीवन के जो 7 साल गंवाए थे वो तो उसे पूरे जीवन खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो पीछे था सो पीछे ही रह गया। और छोटे ने जो अपने समय का पल पल 7 साल का जो उपयोग किया था आगे था वो आगे ही बढ़ता चला गया। यहाँ पे इस स्टोरी खत्म होगी, लेकिन इस स्टोरी में सब कुछ समझ में आ जाता है कि समय एक ऐसा पहिया है जो पल पल निरंतर चलता रहता है। किसी भी इंसान को उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी के अनुसार, अपने काम के अनुसार, अपने कर्म और फर्ज के अनुसार उसे हमेशा जागृत रहना चाहिए। और जब हम जागृत रहेंगे, हम समय की कीमत करेंगे, तभी हम अपने बच्चों को समय का पालन करवाना सिखा सकेंगे और तभी वो बेहतर जीवन जी पाएंगे। किसान की तरह हम अपने बच्चों को सशक्त बनाएं, ना कि कमज़ोर। इस स्टोरी से यही पता चलता है कि समय के 2 पहलू हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा पहलू यही है कि वो कभी रुकता नहीं है और जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। और अच्छा पहलू ये है कि जो हमारे हाथ में है हम उसे कैसे बिताते हैं उसी के आधार पर हमारे भविष्य का निराकरण हो जाता है, हमारे भविष्य का पायदान रख दिया जाता है। इसीलिए आज से, अभी से
अपनी सोच को बदल के समय का उपयोग करना सीखें, ताकि हम अपने घर को, अपने परिवार को और अपने समाज को हम बेहतर बना सकें। इसी के आधार पर ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और आगे जा के अपने बच्चों को प्रगतिमय और एक सुकूनदायक जीवन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी आज की स्टोरी और सीख दोनों ही खत्म हो। और आज मैं आपको एक उपाय बता दूं कि यदि कोई बच्चा है जिसे बार बार बीमारी हो जाती है, या कोई भी बड़ा इंसान है जिसे बार बार बीमारी लग जाती है, या ऐसा बोलते हैं कि जल्दी ही नज़र लग जाती है, तो उससे उसका रक्षण करने के लिए आप शनिवार के दिन शाम को काले धागे में हनुमान जी की नाम लेके 3 गांठ लगा ले और उस काले धागे को हनुमान जी के सामने एक दीपक जला के दीपक के ऊपर से 7 बार ऐसे वार दे। ऐसे वारने के बाद बच्चे के लेफ्ट पैर में हनुमान जी का और रामचंद्र भगवान का नाम लेके उसके लेफ्ट पैर में बांध दे, जिसकी वजह से उसे बार बार बीमार होना, बार बार नजर लगना, कोई भी छोटा बड़ा या बच्चा किसी को भी हो, आप ये किसी को भी कर सकते हैं। ऐसे करने से बार बार बच्चा बीमार भी नहीं होगा और उसे नज़र भी नहीं लगेगी। आज का टॉपिक और उपाय आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।